हाँ, आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी स्रोत सामग्री का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो दिमाग को पूरी तरह से उलझा देता है। हाँ, मतलब हमारे पास जो रिसर्च मटेरियल है उसका शीर्षक ही है आखिरी कॉल, एक ऐसी रात जिसने सब बदल दिया। एक बहुत ही सटीक शीर्षक है ये। और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है ना, वो सिर्फ एक अपराध की कहानी सुनाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन जटिल मनोवैज्ञानिक और तकनीकी परतों को उधेड़ना है जो एक बंद कमरे के रहस्य के पीछे छिपी होती हैं, जिसे हम लॉक्ड रूम मिस्ट्री कहते हैं। और यही इस मामले को इतना खास बनाता है। देखिए, पहली नज़र में जो घटना एक दुखद आत्महत्या लगती है, जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो लालच, धोखे और मानवीय फितरत के कुछ बहुत ही स्याह पहलू सामने आते हैं। सही कहा आपने। ये पूरा मामला उत्तर भारत के एक बहुत ही शांत से छोटे शहर सोनपुर का है। एक ऐसा शहर जिसके बारे में स्रोत बताते हैं कि वहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। हाँ, एक टिपिकल छोटा शहर जहाँ सब शांत रहता है, जहाँ कोई बड़ी हलचल नहीं होती थी और अपराध की खबरें तो अखबार के किसी कोने में मुश्किल से जगह बना पाती थी। और पता है, यही वो पहलू है जो इस केस स्टडी को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। वो कैसे? अगर हम अपराध विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि शांत शहर और एक परफेक्ट दिखने वाला जीवन असल में भी वैसा ही होगा। हाँ, बाहर से सब कुछ एकदम सही दिखता है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ये शांति और ये परफेक्शन सिर्फ एक आवरण होता है, एक बहुत ही मजबूत मुखौटा जिसके पीछे गहरे और काले रहस्य पल रहे होते हैं। एक भ्रम की तरह। एकदम सही। इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सुनियोजित साजिश रची गई, सबूतों के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई और सबसे अहम बात, कैसे इंसान की भावनाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ही गहरी बात है। मैं यही कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की उस डार्क साइड का अध्ययन है जहाँ तर्क खत्म हो जाता है और जुनून हावी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत में दिए गए तथ्यों के आधार पर इस मामले की शुरुआत से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत से देखते हैं। सोनपुर में 28 साल की एक स्कूल टीचर रहती थी, रिया मल्होत्रा। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक रिया का स्वभाव बेहद शांत था। वो अपने काम से काम रखने वाली और हमेशा दूसरों के प्रति मददगार रवैया रखने वाली इंसान थी। एक बहुत ही सामान्य और अच्छी छवि वाली महिला। हाँ, उसकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। उसका पति अमित एक स्थानीय बैंक में कर्मचारी था। एक अच्छी स्थिर नौकरी। बिल्कुल। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके जीवन को देखता तो यही निष्कर्ष निकालता कि वे एक खुशहाल दंपति हैं। एक व्यवस्थित घर, समाज में एक सम्मानजनक स्थिति, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर में पहली दरार 14 नवंबर की रात को आई। वो खौफनाक रात। समय था रात के 11:47। रिया ने अपनी सबसे करीबी दोस्त सोनल को कॉल किया। उस समय रिया की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, वो कांप रही थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। उसने फोन पर जो कहा वो स्रोत में शब्दशः दर्ज है। उसने कहा, सोनल, मुझे डर लग रहा है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो। और बस बात अधूरी रह गई। हाँ, इससे पहले कि वाक्य पूरा हो पाता या सोनल कुछ समझ पाती, लाइन अचानक कट गई। सोनल ने घबराकर तुरंत पलटकर कॉल किया, लेकिन रिया का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 11:47 पर किए गए इस कॉल की टाइमिंग और इसके शब्द बहुत कुछ कहते हैं। मतलब इसमें काफी कुछ छिपा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। जब कोई इंसान ये कहता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, तो इसका सीधा अर्थ है कि उसे किसी बात का या किसी व्यक्ति का गहरा पूर्वाभास हो चुका है। उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। स्पष्ट रूप से उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खतरा इतना करीब था कि रिया पुलिस को कॉल करने के बजाय अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त को कॉल करती है। ये अजीब नहीं है कि पुलिस को फोन नहीं किया? देखिए, ये अक्सर तब होता है जब इंसान गहरे भावनात्मक दबाव में होता है। उसे आधिकारिक मदद से ज्यादा किसी अपने के सहारे की जरूरत महसूस होती है। ये तो है। ये एक कॉल उस परफेक्ट जिंदगी के मुखौटे को पूरी तरह से तार ताड़ कर देता है और ये स्थापित कर देता है कि उस रात जो भी हुआ वो कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि भय और खतरे का एक स्पष्ट माहौल पहले से मौजूद था। बिल्कुल मौजूद था। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यही बात इस केस को इतना उलझा देती है। हाँ, अगली सुबह जो हुआ वो चौंकाने वाला था। उस खौफनाक कॉल के बाद अगली सुबह जो हुआ, उसने पुलिस से लेके फोरेंसिक टीम तक सबके होश उड़ा दिए। अगली सुबह रिया अपने ही घर में मृत पाई गई। एक बहुत ही दुखद अंत। और जिस बेडरूम में उसकी लाश मिली, उसका दरवाजा अंदर से बंद था।
यहीं से लॉक्ड रूम का रहस्य शुरू होता है। कमरे के अंदर का दृश्य भी बड़ा अजीब था। वहां किसी भी तरह के संघर्ष, हाथापाई या तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं थे। सब कुछ अपनी जगह पर था। हाँ, हर चीज सलीके से अपनी जगह पर रखी हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने हालात का जायजा लिया तो शुरुआती निष्कर्ष यही निकला कि यह आत्महत्या का मामला है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक निष्कर्ष लगता है पहली नजर में। और यह स्वाभाविक भी लगता है क्योंकि जब एक कमरा अंदर से बंद हो और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश का कोई सुराग ना हो तो सबसे पहली थ्योरी आत्महत्या की ही बनती है। यहाँ हम जांच प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी चुनौती को देख सकते हैं। एक बंद कमरा हमेशा जांचकर्ताओं के सामने एक भ्रम पैदा करता है। मतलब वो जानबूझकर ऐसे सेट किया गया था? देखिए, ये दृश्य ही ऐसा होता है जो दिमाग को आत्महत्या सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन विज्ञान का काम इस भ्रम को तोड़ना है। फोरेंसिक साइंस। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने पुलिस की उस शुरुआती थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। रिपोर्ट में ऐसा क्या था? रिपोर्ट के नतीजे बेहद विरोधाभासी थे। एक तरफ रिया के शरीर में नींद की गोलियों के अंश पाए गए थे। अब ये तथ्य तो आत्महत्या की ओर इशारा करता तो है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार वो मात्रा इतनी कम थी कि उससे इंसान सिर्फ गहरी नींद में जा सकता है, उसकी जान नहीं जा सकती। मतलब वो एक लीथल डोज नहीं थी? बिल्कुल नहीं। असली मौत का कारण कुछ और ही था। मेडिकल रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौत का असली कारण स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाना था। गला दबाना? हाँ, गर्दन के आसपास के ऊतकों में जो गहरी चोटें थी वे किसी भी हालत में खुद को नहीं पहुंचाई जा सकती थीं। ये तो सच में दिमाग को उलझा देने वाला विरोधाभास है। अगर हम इन तथ्यों को एक साथ रखें, नींद की गोलियों का असर, गला दबाकर की गई हत्या और अंदर से बंद कमरा, ये एक क्लासिक लॉकरूम मिस्ट्री बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने अंदर आकर रिया का गला घोटा तो वो हत्यारा कमरे से बाहर कैसे निकला? और बाहर निकलने के बाद उसने दरवाजे को अंदर से बंद कैसे किया? हवा में तो कोई गायब हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। जाहिर है इस खुलासे के बाद हत्या का केस दर्ज हुआ और पुलिस की शक की सुई सबसे पहले उस इंसान की तरफ घूमी जो रिया के सबसे करीब था, उसका पति अमित। अक्सर ऐसे मामलों में जीवन साथी ही सबसे पहला संदिग्ध होता है। लेकिन अमित के पास पुलिस के सवालों का एक बहुत ही ठोस जवाब था। उसने बताया कि घटना वाली रात वो अपने बैंक में नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर था। और ये सिर्फ एक दावा नहीं था। नहीं, उसने साबित भी किया। सही कहा, ये एक बहुत ही मजबूत आलिबी था। कानूनी और पुलिस की भाषा में आलिबी का मतलब होता है घटना के वक्त संदिग्ध का किसी और जगह पर मौजूद होने का पक्का सबूत। तो पुलिस ने इसे कैसे चेक किया? पुलिस ने अमित के दावे की सत्यता जांचने के लिए बैंक के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और फुटेज ने इस बात की 100% पुष्टि कर दी कि जिस वक्त रिया की हत्या हुई अमित बैंक के अंदर ही मौजूद था और काम कर रहा था। उसके बैंक से बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था? बिल्कुल नहीं। जब मुख्य संदिग्ध का एलिबी इतना लोहे जैसा मजबूत हो तो जांच एक बार फिर दीवार से टकरा जाती है। सब कुछ एक बंद गली जैसा लगने लगता है। लेकिन आधुनिक पुलिसिंग सिर्फ भौतिक साक्ष्यों पर निर्भर नहीं रहती। जब भौतिक सुराग खत्म हो जाते हैं तब डिजिटल सुरागों की तलाश शुरू होती है। बिल्कुल, और यहीं से इस जांच ने एक नया और डिजिटल मोड़ लिया। पुलिस ने रिया का मोबाइल फोन जब्त किया और उसे साइबर फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया। वो फोन जो स्विच ऑफ हो गया था? हाँ, टीम ने जब फोन की गहराई से जांच की तो उन्हें कुछ डिलीट किए गए मैसेजेस मिले। ये आज के समय की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि डिलीट कर दिया तो सब खत्म। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि कैसे लोग ये मान लेते हैं कि उन्होंने डिलीट बटन दबा दिया तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन रिकवर किए गए उन मैसेजेस ने इस कहानी में एक नया ही पन्ना जोड़ दिया। उन मैसेजेस में लिखा था, तुम कब तक सहोगी? और एक और मैसेज था, अगर चाहो तो मैं सब खत्म कर सकता हूँ। ये शब्द सिर्फ साधारण बातचीत नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें एक अजीब सी बेचैनी और कोई बड़ा कदम उठाने का संकेत छिपा था। ये डिजिटल फुटप्रिंट्स आधुनिक जांच में गेम चेंजर साबित होते हैं। वो कैसे? देखिए, डिलीट किए गए ये मैसेज स्पष्ट रूप से ये बता रहे थे कि रिया की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था उसकी जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को थी। कोई बाहर वाला। तुम कब तक सहोगी? ये सवाल दर्शाता है कि वो व्यक्ति रिया की किसी पीड़ा या प्रताड़ना से वाकिफ था। और वो दूसरा मैसेज, मैं सब खत्म कर सकता हूँ। ये वाक्य एक तरह का दावा है, एक प्रस्ताव है जिसमें स्थिति को बदलने की या किसी को रास्ते से हटाने की मंशा झलकती है। पुलिस के लिए अब ये पता लगाना सबसे जरूरी था कि ये डिजिटल परछाई आखिर किसकी है। और जब पुलिस ने उस अनजान नंबर की पड़ताल की तो एक नए किरदार की एंट्री हुई,
राहुल मेहरा। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। जांच में पता चला कि राहुल कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो रिया का कॉलेज के दिनों का दोस्त था। कॉल रिकॉर्ड्स और डेटा से ही साफ हुआ कि पिछले 6 महीनों से उन दोनों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था। मतलब वो हाल ही में फिर से जुड़े थे। हाँ, पुलिस ने बिना समय गवाए राहुल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। शुरुआत में तो राहुल ने वही किया जो ज्यादातर संदिग्ध करते हैं। उसने किसी भी तरह की जानकारी होने या हत्या से कोई भी संबंध होने से साफ इनकार कर दिया। ये काम प्रतिक्रिया है। लेकिन पुलिस के पास अब ठोस तकनीकी सुराग थे। उन्होंने राहुल के सामने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की फाइल रख दे। वो मशहूर CDR रिपोर्ट। जी, उसमें साफ दर्ज था कि रिया की मौत से ठीक 20 मिनट पहले रिया और राहुल के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। सिर्फ 20 मिनट पहले? ये वही 20 मिनट का क्रिटिकल विंडो था, जिसके बाद रिया ने घबराते हुए अपनी दोस्त सोनल को वो आखिरी कॉल की थी। इस 20 मिनट के अंतराल का मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। वो कैसे, मैं समझना चाहूंगा। जब राहुल को इन डिजिटल और टेलीकॉम साक्ष्यों के साथ घेरा गया तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। लगातार पूछताछ के बाद वो टूट गया और उसने अपना मकसद कबूल कर लिया। उसने क्या बताया? उसने माना कि वो रिया से एक तरफा प्यार करता था और उसमें एक ऐसा जुनून सवार था कि वो चाहता था कि रिया अपने पति अमित को छोड़ दे। लेकिन रिया ऐसा नहीं चाहती थी। मतलब रिया सिर्फ उसे एक दोस्त मानती थी? हाँ, यहाँ हम इंसानी फितरत के उस अस्थिर पहलू को देख सकते हैं जहाँ प्यार एक खतरनाक जुनून में बदल जाता है। एक ऑब्सेशन? बिल्कुल। राहुल के इस कबूलनामे से पुलिस को एक स्पष्ट मोटिव या मकसद तो मिल गया, जुनून और अस्वीकृति से पैदा हुआ गुस्सा। ऐसा लगने लगा कि शायद राहुल ने ही गुस्से में आकर ये कदम उठाया। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, ये केस इतना सीधा नहीं था। नहीं, कुछ कड़ियां अभी भी मिसिंग थीं। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि अगर राहुल हत्यारा था तो वो बंद कमरे का रहस्य अब भी अनसुलझा था। वो ताला कैसे लगा? और तभी जांच में एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने पुलिस की पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया। ये तथ्य हत्या के तरीके से नहीं, बल्कि एक वित्तीय पहलू से जुड़ा था। फाइनेंस का एंगल। पुलिस जब अमित के वित्तीय रिकॉर्ड्स खंगाल रही थी तो उन्हें पता चला कि कुछ समय पहले ही अमित के बैंक अकाउंट से एक बहुत बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जोड़ी गई थी। ये बहुत ही संदिग्ध है। ये पॉलिसी रिया के नाम पर थी और इसकी कुल कीमत 75 लाख रुपए थी। 75 लाख? और इस भारी भरकम राशि का इकलौता नॉमिनी कोई और नहीं बल्कि उसका पति अमित था। अब अगर हम कड़ियों को जोड़ें, एक तरफ एक प्रेमी का जुनूनी गुस्सा है और दूसरी तरफ 75 लाख रुपए का वित्तीय लाभ, क्या ये महज एक इत्तेफाक था? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अपराध के मामलों में इत्तेफाक बहुत कम होते हैं। सच में। अगर हम अपराध शास्त्र के बुनियादी उसूलों पर जाएं तो हत्या के पीछे अक्सर 3 ही मुख्य कारण पाए जाते हैं: पैसा, जुनून या बदला। और यहाँ? और इस केस में ये तीनों ही तत्व एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो सीसीटीवी फुटेज? हाँ। घटना के करीब 3 हफ्ते बाद जांच दल ने एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज रिकवर की। ये फुटेज शहर के एक कैफे की थी और समय था हत्या से लगभग 3 महीने पहले का। मतलब हत्या से काफी पहले। उस फुटेज में राहुल और अमित दोनों एक साथ बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। ये तो चौंकाने वाला है। थी। ये तो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। इसका मतलब ये कि कोई अचानक हुई घटना या सिर्फ एक जुनूनी प्रेमी के गुस्से का नतीजा नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। पुलिस की आगे की तफ्तीश में जो पूरी तस्वीर उभर कर सामने आई वो कुछ इस तरह थी। अमित को ये भनक लग चुकी थी कि उसकी पत्नी का उसके पुराने दोस्त के साथ संपर्क है और राहुल उसकी पत्नी को लेकर एक जुनूनी हद तक आकर्षित है। अमित ने इस जानकारी का फायदा उठाया। अमित के मन में अपनी पत्नी को लेकर गुस्सा था, लेकिन वो खुद को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। उसे बदला भी चाहिए था और वो 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम भी। दोनों चीजें। इसलिए उसने एक बहुत ही खौफनाक रास्ता चुना। उसने राहुल को मोहरा बना लिया। यहाँ अमित का जो व्यवहार है उसे मनोविज्ञान में वेपनाइज्ड ऑब्सेशन या जुनून को हथियार बनाना कह सकते हैं। जुनून को हथियार बनाना। अमित यहाँ एक मास्टरमाइंड की भूमिका में था। उसने राहुल की अस्थिर मानसिक स्थिति और उसके एक तरफा जुनून को बहुत ही शातिर तरीके से मैनिपुलेट किया। उसे भड़काया। अमित ने राहुल को उकसाया, शायद उसे ये विश्वास दिलाया कि अगर रिया की जिंदगी में कोई बाधा नहीं रहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। मतलब उसने खुद कुछ नहीं किया। उसने मूल रूप से अपनी ही पत्नी की हत्या को आउटसोर्स कर दिया
और वो भी उसी इंसान को जो उसकी पत्नी को चाहता था। ये कितना भयानक है। अमित खुद अपने सुरक्षित एलिबी के साथ बैंक में बैठा रहा, जबकि पीछे से उसने इस पूरी साजिश की पटकथा लिख दी थी। ये दिखाता है कि जब इंसान के मन में लालच और बदला एक साथ घर कर जाते हैं तो वो किस हद तक शातिर और क्रूर हो सकता है। ये सच में एक बहुत ही डरावनी सोच है। तो चलिए अब उन सारे सबूतों और पुलिस की थ्योरी के आधार पर हत्या की उस खौफनाक रात के घटनाक्रम को फिर से जोड़ते हैं कि असल में उस रात क्या हुआ था। उस रात योजना के मुताबिक राहुल रिया के घर के पीछे वाले दरवाजे से आता है। चूंकि रिया राहुल को जानती थी, उसने बिना किसी गहरे शक के दरवाजा खोल दिया होगा। वो उसका पुराना दोस्त था। हो सकता है उसी वक्त उनके बीच कोई तीखी बहस हुई हो। शायद राहुल ने रिया पर अमित को छोड़ने का दबाव डाला हो, और जब रिया ने मना किया तो राहुल का वो उकसाया हुआ जुनून नियंत्रण से बाहर हो गया, जो कि अमित की योजना का हिस्सा था। उसने गुस्से में आकर रिया का गला दबा दिया और उसकी जान ले ली। ये सब तो समझ आता है, लेकिन अब वो सबसे बड़ा सवाल, लॉक्ड रूम का रहस्य। राहुल कमरे से बाहर कैसे निकला और दरवाजा अंदर से बंद कैसे हुआ? यही वो बिंदु है जहां अमित की तकनीकी शातिरता सामने आती है। उसने क्या किया था? ये कोई बहुत बड़ी या जटिल मशीनरी का कमाल नहीं था, बल्कि भौतिक विज्ञान और सामान्य मैकेनिज्म का एक बहुत ही चालाकी भरा इस्तेमाल था। मतलब लॉक के साथ कुछ किया गया था? जांच में पता चला कि घटना से कुछ दिन पहले ही अमित ने बेडरूम के दरवाजे के लॉक में एक सूक्ष्म तकनीकी छेड़छाड़ कर दी थी। टेम्परिंग की थी? हाँ, उसने लॉक के अंदर के स्प्रिंग और कुंडी को इस तरह से सेट कर दिया था कि अगर कोई दरवाजे को बाहर से जोर से खींचे तो अंदर की कुंडी खुद ब खुद नीचे गिरकर अपनी जगह पर लॉक हो जाए। ओहो, तो ये पूरी तरह से एक भ्रम था। ये एक पूरी तरह से इल्यूजन पैदा करने वाली ट्रिक थी। जब राहुल ने हत्या को अंजाम दिया तो वो बाहर निकला और उसने दरवाजे का बस जोर से अपनी तरफ खींच लिया और वो अंदर से लॉक हो गया। लॉक के मैकेनिज्म में की गई उस छेड़छाड़ के कारण दरवाजा लॉक हो गया। लेकिन जब अगली सुबह उसे तोड़ा गया तो देखने वालों को यही लगा कि कुंडी अंदर से लगाई गई थी। अमित ने इस छोटी सी तकनीकी चाल से पूरी पुलिस फोर्स को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये एक स्पष्ट आत्महत्या है, और वो लगभग सफल भी हो गया था। क्या गजब का शातिर दिमाग था। एक तरफ राहुल की भावनाओं से खेलना और दूसरी तरफ लॉक के साथ छेड़छाड़ करके भौतिक साक्ष्यों का भ्रम पैदा करना। लेकिन सच सामने आ ही गया। अंततः सच्चाई छुप नहीं सकी। डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज की बारीकी और राहुल के टूट जाने से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। न्याय हुआ। हत्या को सीधे तौर पर अंजाम देने के लिए राहुल को आजीवन कारावास की सजा दी गई, और अमित, जो इस पूरी खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड था, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की रूपरेखा रची थी, उसे 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई। इस घटना ने सोनपुर के उस शांत आवरण को हमेशा के लिए चीर कर रख दिया। एक खुशहाल दिखने वाला घर, एक कांपती हुई आखिरी कॉल और लालच और जुनून की भेंट चढ़ी एक निर्दोष जिंदगी। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? इस केस का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि अपराध सिर्फ एक पल की घटना नहीं होते। वो अचानक नहीं होते। बिल्कुल नहीं। वे किसी शून्य में पैदा नहीं होते। ये एक धीमी प्रक्रिया है। एक विचार जन्म लेता है, उसमें शक और अहंकार जुड़ता है, और फिर जब उसमें लालच का तड़का लगता है तो वो एक खौफनाक साजिश का रूप ले लेता है। सही कहा। यह मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि सतह पर दिखने वाली परफेक्शन के पीछे का सच कितना भयानक हो सकता है। अगर उस रात सोनल के साथ वो आखिरी कॉल पूरी हो जाती, अगर रिया अपनी बात कह पाती, तो शायद कहानी कुछ और होती। शायद वो आज जिंदा होती। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो हमें मानवीय फितरत के उन अंधकार में कोनों में झांकने पर मजबूर करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये विश्लेषण वाकई बहुत से विचार मन में पैदा करता है, खासतौर पे ये कि कैसे आधुनिक दुनिया में चीजें बदल गई हैं। एक समय था जब हत्यारे सिर्फ मौके से भागने की सोचते थे, लेकिन आज उन्हें कितने सारे मोर्चों पर काम करना पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और यह एक ऐसा नया नजरिया देता है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। आप किस नजरिए की बात कर रही हैं? अगर हम इस पूरी घटना को एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो आज के डिजिटल युग में एक अपराधी को सिर्फ अपराध नहीं करना होता, उसे एक फिल्म के डायरेक्टर की तरह पूरी घटना को निर्देशित करना होता है। हाँ, जैसे अभित ने किया। उसे डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाने होते हैं, आईलीबी सेट करने होते हैं और तकनीकी भ्रम पैदा करने होते हैं।
ये सोचने वाली बात है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे घरों के ताले, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम और हमारे फोन के पासवर्ड्स हमें बाहरी दुनिया के खतरों से सुरक्षित रखते हैं। हम यही मानकर चलते हैं। हम मानते हैं कि खतरा बाहर से आएगा, लेकिन रिया के मामले ने साबित कर दिया कि जिन चीजों को हम अपने बचाव का साधन मानते हैं, वही तकनीक हमारे सबसे गहरे राज खोल सकती है। जैसे अमित द्वारा लॉक का इस्तेमाल और राहुल के मैसेज। अमित के दिमाग के उस बंद कमरे में लालच और हत्या की साजिश महीनों से पल रही थी, जिस पर कोई पासवर्ड, कोई ताला और कोई भी बाहरी सुरक्षा प्रणाली काम नहीं कर सकती थी। ये बहुत ही गहरी बात है। तकनीक हमें भौतिक सुरक्षा का भ्रम तो दे सकती है, लेकिन जब खतरा इंसान के अपने दिमाग और उसकी नीयत के भीतर ही पनप रहा हो, तो दुनिया की कोई भी तकनीक उसे नहीं रोक सकती। क्या हमारी तकनीक वास्तव में हमें सुरक्षित रख रही है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? शायद असली सुरक्षा दीवारों में या स्मार्ट लॉक्स में नहीं, बल्कि उन इंसानों में होती है जिन पर हम भरोसा करते हैं। बहुत ही विचारोत्तेजक। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।